चलिए, गुड मॉर्निंग सबको। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के संवैधानिक विकास हम लोग देख रहे थे, है ना। संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम लोग आपके 2-4 पॉइंट बचे हुए हैं या 2-4 सुधार बचे हुए हैं। आज हम देखने वाले थे आपके मार्ले मिंटो सुधार, जिसको बोलते हैं आपके भारत परिषद, ठीक है, अधिनियम 1909। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, तो मार्ले कौन थे और मिंटो कौन थे? मार्ले इस समय के भारत सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। भाई नाम चेंज हो गए थे ना, जो गवर्नर जनरल थे वो वायसराय बन चुके थे, और उसके सहायता के लिए एक आपके इंग्लैंड से एक अधिकारी भेजे थे जिसको बोलते थे भारत सचिव। तो ये दोनों मिल करके, है ना, रूल बनाते थे, है ना। तो आप देखेंगे अब आपके कौन से नंबर का था जी ये? हाँ, 12 नंबर, है ना। इसको बोलते हैं आपके भारत परिषद एक्ट 1909। ठीक है, इसको इस नाम से पूछा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार, है ना। एक्ट इसको बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इस नाम से जानते हैं। ठीक है, थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझिए कि क्यों लाए गए थे इसको। ठीक है, तो हम लोग लास्ट देखे थे आपके 1892 के एक्ट देखे थे, है ना। इसमें केवल एक चीज प्रमुख था, जिसमें आपके भारतीय सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया था, और कुछ सदस्यों को, है ना, बढ़ाए गए थे। बाकी इसमें कोई विशेष प्रावधान नहीं था। ये जो आपके एक्ट लाए गए थे, मुख्यतः ये आपके मुस्लिम वर्ग को, है ना, सुविधा देने के लिए लाए गए थे। ठीक है, या उसको भारत के जो निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, उसमें अधिकार देने के लिए इसको मुख्यतः लाए गए थे। कैसे लाए गए थे तो उसको थोड़ा समझते हैं अपन कि हुआ क्या था। तो देखो, 1905 में बहुत बड़ा घटना हुआ था। क्या हुआ था 1905 में? बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, ये मुख्यतः विभाजन आपके किसके लिए था? जो मुस्लिम वर्ग है ना, और प्लस आपके जो हिंदू है, दोनों मिल करके क्या करते थे, इस क्षेत्र में आपके सबसे ज्यादा आपके अंग्रेजों को परेशान कर रहे थे। भाई बंगाल ही तो केंद्र था ना अंग्रेजों का, तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो अंग्रेजों के विरोधी थे आपके, ये दोनों दोनों आपके मिल करके काम कर रहे थे। इनको कैसे अलग किया जाए, इसके लिए आपके ये रूल लाए थे, बंगाल विभाजन। ठीक है, अंग्रेजों का मानना था कि जो बंगाल का जो प्रांत है ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को नियंत्रित करना हमारे बस की बात नहीं है। तो एक काम करते हैं कि मुस्लिम वर्ग के लिए अलग से क्षेत्र घोषित करते हैं, और आपके हिंदू वर्ग को अलग करते हैं। ठीक है, और ऐसे करने के साथ साथ आपके ये, है ना, प्रस्ताव लाया गया कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया। मतलब ये है कि मुस्लिम समुदाय के लिए अलग और हिंदू के लिए अलग। अब आपके यहाँ पास दंगा भड़क गए कि ये कौन से नियम ले आए, हम लोग सब मिल करके साथ में रहते हैं यहाँ करके। ठीक है, क्योंकि उस समय आपके हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन रही थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस कंडीशन को फिर भुनाने के लिए क्या किया है अंग्रेजों के द्वारा, आपके मुस्लिम वर्ग को खुश करने के लिए, है ना, अलग से आपसे इनको क्या करवाया, मुस्लिम लीग का स्थापना करवाया। मुस्लिम लीग की बोले कि भाई देखो, हिंदुओं का एक अलग से संगठन है, राजनीतिक संगठन, जो आपके क्या करते हैं, राजनीति में भाग ले रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस है ना भाई, हिंदू वर्ग के, आप लोग का तो कोई प्रतिनिधि भी नहीं है, प्रतिनिधित्व तो कौन करेगा। ऐसे करके इनको भड़काया गया। भड़काने के बाद क्या है कि कुछ जो नेता थे, है ना, वो लोग आ गए इसकी बातों में, किसके, अंग्रेजों के बातों में, और इसकी स्थापना की मुस्लिम लीग की। ठीक है, स्थापना कर दी है। अब ये जो मुस्लिम लीग है स्थापना हुई, ठीक है, तो इनको भी अपने राजनीतिक क्षेत्र को बढ़ावा देना था, या अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करना था। तो इस स्थिति को भुनाने के लिए आपके ये जो है मार्लेमेंटो है, ठीक है, इनके द्वारा आपके मुस्लिम वर्ग के लिए आपके अलग से सांप्रदायिक क्षेत्र घोषित कर दिए गए। अलग से निर्वाचन क्षेत्र जिसको बोलते हैं, सांप्रदायिक नहीं बोलेंगे, उसको बाद में बोलेंगे। अलग से निर्वाचन क्षेत्र इन लोग को दे दिए गए, किसको, मुस्लिम वर्ग को। और ये केवल धर्म के आधार पर दिया गया था। ठीक है, धर्म के आधार पर दिया गया था ना भाई, ये मुस्लिम वर्ग है तो धर्म के आधार पर देने के कारण इसको बोलते हैं आपके सांप्रदायिक निर्वाचन। और यहां से भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत होती है। सांप्रदायिक मतलब होता है आपके मुस्लिम वर्ग। ठीक है, और इस निर्वाचन की स्थिति में क्या किया गया था कि इस क्षेत्र में आपके सीट जो होते थे वो आपके मुस्लिम के लिए आरक्षित होते थे, और वोट भी कौन डालते थे, केवल मुस्लिम ही डाल सकते थे। समझ में आ रहा है? तो ये आपके क्रिया हुआ था इस समय। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारे घटना आपके हुए हैं। ठीक है, तो इसी को खुश करने के लिए, मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए, सांप्रदायिक निर्वाचन देने के लिए, है ना, मतलब सीटों को आवंटन करने के लिए ये लाए गए थे हम लोग।
भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा लिखते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या हैं, एक तो आपके भारतीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, पहला पॉइंट। भारतीय परिषद में सदस्य संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, इसको अब धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे हम लोग, है ना। सदस्य संख्या बढ़ाई गई भारतीय परिषद में। ठीक है, दूसरा ये कि पहली बार जो गवर्नर जनरल या फिर वायसराय की जो कार्यकारिणी है ना, उसमें पहली बार एक व्यक्ति को शामिल किया गया, भारतीय व्यक्ति को। उसका नाम है आपके एस.एन. सिन्हा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आपके वायसराय के परिषद, है ना, काउंसिल में पहली बार भारतीय सदस्य, भारतीय सदस्य जिसका नाम है आपके एस.एन. सिन्हा। ठीक है, एस.एन. सिन्हा, इसको थोड़ा याद रखेंगे आप लोग। एस.एन. सिन्हा, है ना, को शामिल किया गया, को शामिल किया गया। ठीक है, तीसरा आपके हैं, इसी समय हम लोग और क्या किए। ठीक है, हाँ, सांप्रदायिक निर्वाचन वाले लिख लीजिए, है ना। तो पहली बार मुस्लिम वर्ग, है ना, ये इसको बोलेंगे समुदाय के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र, अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। ठीक है, एवं, ठीक है, एवं इन क्षेत्रों में, है ना, एवं इस क्षेत्र में केवल मुस्लिम वर्ग, केवल मुस्लिम वर्ग को वोटिंग का अधिकार दिया गया, वोट का अधिकार दिया गया, दिया गया। ठीक है, तो देखो ये मुस्लिम वर्ग है, ठीक है, एक धार्मिक वर्ग हुआ ये। तो धार्मिक वर्ग को अलग से हम क्या दे रहे हैं, ठीक है, आरक्षित कर रहे हैं, इसके लिए सीट आरक्षित कर रहे हैं, है ना। तो जो धार्मिक वर्ग है इसको बोला जाता है आपके, यहां लिखेंगे। ठीक है, पहली बार भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत। ठीक है, यहां लिखेंगे, यहां से ही भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत होती है। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत होती है। ठीक है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हमें कौन से अधिनियम में दिखाई देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके। तो यहां से आपके सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हो जाएंगे। ठीक है, अब ये केवल शुरुआत है, अब आगे आगे देखना, अन्य धर्म वाले भी मांग करेंगे सॉरी, कि भाई इन लोग को दिया गया है तो हम लोग को भी क्या चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, ऊपर चलते हैं थोड़ा, लिख लिए। ठीक है,
एक काम हम लोग इस समय और किए, ठीक है, क्योंकि देखो भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ रही है। इसके पहले वाले में केवल बजट में चर्चा करने का अधिकार था और प्रश्न पूछने का अधिकार था। यहां आप आपके बजट में चर्चा भी कर सकते थे और पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे, अपने अधिकारों के बारे में हम बात कर सकते थे, ठीक है। तो यहां पास लिखेंगे आपके बजट पर पूर्ण बहस एवं पूरक प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ठीक है। एक्चुअल में हमको ऐसा लिखना था ना, भारतीय सदस्यों को अब बजट पर पूर्ण बहस एवं पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो यहां पास आप चाहे जोड़ लेना है ना, भारतीय सदस्यों को, भारतीय सदस्यों को, ठीक है, बजट पर पूर्ण बहस एवं पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। मतलब यह है कि हम अपने, क्योंकि बजट किसके लिए था, भारतीयों के लिए था उस समय, तो भाई हमारे लिए बजट बना रहे हैं और हम ही लोग प्रश्न नहीं पूछेंगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको अधिकार दिए गए। तो ये तीन है ना, दो तीन काम इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें हुआ है, ठीक है। इसमें दो ही चीज को आपको याद रखना है, क्या क्या, एक तो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत यहां से हो रही है ये, और दूसरा आपकी ये पहले व्यक्ति जो वायसराय के परिषद में आपके जो शामिल हुए, ठीक है। हम्म, ठीक है, उनके बारे में। नेक्स्ट आपके चलते हैं, इसके बाद आप क्या आएंगे, देखो 10 साल के बाद फिर से 1919 का, ठीक है, अधिनियम, ठीक है। एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, कल आपका नंबर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी भेज दीजिए ना, आने दीजिए डेमो क्लास में। हाँ ठीक है, फिर कल से 8 बजे तक भेजिएगा, है ना, 8 से क्या है 11 बजे तक रहता है, 11:15 तक, तो 8 या 8:15 बजे ट्रांसफर, ठीक है, आज भेज दीजिए। हाँ हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आज ठीक, ठीक, चलिए, ठीक है। अब आप कहेंगे देखो भारत परिषद अधिनियम 1909 के बाद आपके भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद एक्ट 1919, ठीक है। भारत परिषद, इसको भारत शासन बोला गया है ना, इसको चेंज कर लेना, तो भारत शासन है ये, भारत शासन एक्ट 1919। इस समय जो व्यक्ति थे, ठीक है, उसका नाम आपके मार्टेंग्यू और चेम्सफोर्ड, मार्टेंग्यू, ऐसा है ना, मार्टेंग्यू और चेम्सफोर्ड, है ना, सुधार एक्ट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्यों इस समय आपके मार्टेंगो कौन थे, भारत सचिव थे, ठीक है, और चेम्सफोर्ड कौन थे, वायसराय थे, ठीक है। तो इन दोनों के नाम से इसको, है ना, डिनोट किया गया है, ठीक है, बोला गया है मार्टेंगो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। पेपर में आप ध्यान रखेंगे इनके नाम से पूछा जाता है, 1919 को किस नाम से जानते हैं, तो मार्टेंगो चेम्सफोर्ड सुधार। 1909 को किस नाम से जानते हैं, तो मार्लेमिंटो सुधार, ठीक है। अब इस समय देखो, इस समय क्या क्या किए, तो इस समय आपके बाकी जो है ना, बहुत सारे फेरबदल के। सबसे पहले आपके हैं, केंद्र में आपके द्विसदन परिषद की स्थापना करेंगे, केंद्र में द्विसदन परिषद की स्थापना, की स्थापना की गई या फिर उसकी व्यवस्था की गई, ठीक है।
तो द्वै सदन कौन कौन से? पहला सदन को हम बोलता था आपके राज्य परिषद और दूसरे को बोलते थे विधान परिषद। राज्य परिषद और दूसरा को बोलते थे आपके विधान परिषद। ठीक है, केंद्र में द्विसदन की द्विसदन परिषद की स्थापना की। द्विसदन मतलब अभी जैसे हमारे पास दो सदन है ना, हमारे पास संसद है, अभी संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो यही आगे चल करके इसका नाम चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो संसद का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो ये जो राज्य परिषद है, ठीक है, वो आपके बन जाएंगे राज्यसभा, ठीक है, और विधान परिषद, सॉरी, राज्य परिषद है, ये बन जाएंगे आपके लोकसभा, और जो विधान परिषद ये बनेंगे आपके राज्यसभा। ठीक है, और यही नाम से आपके देखो, अब ये तो केंद्र में है, राज्यों में भी ऐसे ही हम लोग सदन बनाएंगे आगे चल करके, और राज्य का नाम हो जाएगा आपके विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो ये हम दो काम किए। ठीक है, दूसरा आपके हैं विषयों को हम लोग विभाजन किए। ठीक है, तो एक प्रकार से हम बोलते हैं आपके द्वैध शासन लागू किए गए। नेक्स्ट आपके प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है, द्वैत शासन व्यवस्था मतलब होता है कि जितने भी विषय थे, ठीक है, उनको दो भागों में बांट दिए गए। ठीक है, एक हो गया आपके आरक्षित विषय, ठीक है, और दूसरा आपके थे, उसको बोला गया आपके हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, है ना। तो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ठीक है, तो आरक्षित विषय जो है वो उसका आपके अंग्रेज अपने हाथ में रखे थे, क्योंकि आरक्षित विषय में आपके जो सेना है, कानून है, ठीक है, राजस्व है, जो पैसा वाला मामला था, ठीक है, और जिसके माध्यम से वो जनता पर क्या कर सकते थे, शासन कर सकते थे, उन विषय को या उन महत्वपूर्ण विषय को आरक्षित विषय में रखे थे और अंग्रेज अपने पास रखे थे। और जो हस्तांतरित विषय थे उसको आपके ये परिषद को दे दिए थे, भारत परिषद को। ठीक है, और इसमें कौन कौन से विषय थे, तो नागरिक सेवा से संबंधित विषय से, जैसे साफ सफाई है, संचार माध्यम है, पेपर वगैरह है, ठीक है, कुछ अन्य ऐसे जो सामाजिक मुद्दे हैं उन सबको इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, स्वास्थ्य है आपके, शिक्षा है, सफाई है, इनको दिया गया था किसमें, हस्तांतरित विषय में। मतलब यह है कि जो भारत के जो सदस्य थे, भारतीय सदस्य जिसमें थे, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा, आपको स्वास्थ्य व्यवस्था देखना है, शिक्षा व्यवस्था देखना है, सफाई व्यवस्था देखना है। ठीक है, और जो आपके आरक्षित विषय थे जिसके माध्यम से वो देश को कंट्रोल कर सकते, वो सारे विषय आपके वायसराय अपने हाथ में रखे थे, वायसराय उसकी कार्यकारी परिषद। ठीक है, जैसे आपके सेना हो गए, पुलिस हो गए, किसी के ऊपर लाठी चार्ज करना है, किसी को अंदर करना है, उसके बाद आपके पूरा पैसा वाला मामला, राजस्व। समझ में आ रहा है? तो इन विषय को आपके आरक्षित विषय बोला गया था, तो इसी को बोला गया आपके द्वैत शासन। ठीक है, हालांकि इसके पहले जो द्वैत शासन थे वो सबसे पहली बार भारत में किसने लागू किया है, 1765 में रॉबर्ट, अरे कौन है भाई, रॉबर्ट क्लाइव, पढ़े हम लोग, कौन थे ये, प्रथम प्रथम गवर्नर बंगाल का, जब आपके इन्होंने आपके 1764 में क्या जीते थे, बक्सर युद्ध जीते और बंगाल को क्या किए, इन्होंने कब्जा किए। ठीक है, तो पहली बार अंग्रेजों का शासन चालू हुआ कहाँ, बंगाल में, और बंगाल में जब शासन चालू हुआ तो उन्होंने आपके ये पहली बार, है ना, 1765 में क्या चालू किए थे, द्वैत शासन। इस समय जो द्वैत शासन थे वो आपके दो प्रकार से, है ना, शासन करते थे। एक को बोलता था आपके दीवानी, ठीक है, और को बोलते थे आपके फौजदारी। पढ़े हैं आप लोग, दीवानी व्यवस्था और फौजदारी। ठीक है, तो ये जो आपके दीवानी मामले मतलब यही होते हैं, हस्तांतरित विषय, और फौजदारी कानून मतलब होता है आपके ये आरक्षित विषय। फौजदारी नाम से पता चल रहा है, फौजदारी मतलब सेना, पुलिस। ठीक है, और दीवानी मामले मतलब उस समय जो दीवान होते थे वो लोग अपने क्षेत्र में लागू करवाते थे, जैसे आपके स्वास्थ्य है, शिक्षा व्यवस्था है, सफाई है। समझ में आ रहा है? तो उस समय ये नाम दिया गया था, फौजदारी दीवानी। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जब 1919 मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लागू किए गए थे तो उस समय आपके 10 सेशन में कौन कौन से, है ना, उस 10 शासन को किस नाम से जानते थे। ठीक है, तो आपको ऐसा भी दे सकते हैं, दीवानी और फौजदारी, दोनों का मतलब एक ही है। समझ में आ रहा है ना।
अब आप बारी आती कि ठीक है इसके जन्मदाता कौन थे, है ना, द्वैत शासन के जन्मदाता, द्वैत शासन के जन्मदाता। तो भारत में जन्मदाता ये है कौन, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। लेकिन वैश्विक स्तर पर इसके जो जन्मदाता है वो आपके हैं लियोनस कार्टिस, लियोनस कार्टिस ऐसा इसका नाम है, लियोनस कार्टिस, इसका नाम याद रखेंगे, है ना, द्वैत शासक के जनक लियोनस कार्टिस। कमिंग कमिंग। ठीक है, द्वैत शासन के जन्मदाता लियोनस कार्टिस, ये याद रखेंगे आप। समझ में आ रहा है द्वैत शासन कैसे चालू करेंगे, तो कमिंग कमिंग कमिंग। ठीक है, तो यहां कुछ विषय के बारे में लिख लीजिए, थोड़ा आपको पता रहेगा। आरक्षित विषय, जिसको अंग्रेज या जो गवर्नर, जो उस समय के वायसराय परिषद थे वो अपने हाथ में रखे थे। ठीक है, इसमें आपके थे सेना, पुलिस, राजस्व, सं है ना, उसके बाद आपके विदेशी मामले, विदेशी संबंध, ये चीज। ठीक है, वही आपके दूसरे थे आपके हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय, इसमें आपके रखे गए थे जैसे आपके सफाई है ना, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ठीक है, स्थानीय स्वशासन। क्या हो रहा है भाई, क्या चल रहा है, आराम से आराम से, नीचे ही रखो, है ना, फिर गिरेगा नहीं फिर। स्थानीय स्वशासन, है ना, स्थानीय स्वशासन मतलब क्या होता है, अरे स्थानीय स्वशासन मतलब होता है, अभी के स्थानीय स्वशासन मतलब होता है आपके पंचायती राज। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो चलते हैं उसको बोलते हैं पंचायती राज, और शहरी क्षेत्र में चलते हैं उसको नगरीय निकाय। ठीक है, तो ये सारे विषय को किसको दिए गए थे, हस्तांतरित विषय के थे, है ना, इसको आपके जो भारतीय सदस्य जिस परिषद में थे उनको दिए गए थे। तो इस प्रकार से आपके दो भागों में बांटे गए थे। ठीक है, और बाकी लोग, है ना, थोड़ा कोशिश करिए, थोड़ा जल्दी आइए भाई, 20 से आप अगर आप आएंगे अचानक से फिर नहीं समझ में आएगा, है ना, ऐसा होता है, थोड़ा ऊपर ऊपर जाएगा, है ना। नंदनी कैसे लेट हो जा रही हो, रात रात में सो नहीं रही है, लग रहा है आंख कान वैसे ही दिख रहा है आपका तो सो रही हो, चले थोड़ा आगे ऊपर चले, क्या हो गया, कुछ कुछ नहीं, ठीक, हम्म हम्म, अच्छा, नहीं ठीक है, चलिए आगे चले, इसमें और क्या क्या था। ठीक है, तो भारत प्रसाद अधिनियम, नेक्स्ट आपके चलते इसमें और क्या क्या प्रावधान किए गए हम लोग। ठीक है, अच्छा देखो, अभी इस समय आपको 1919 एक्ट आए थे। ठीक है, इस समय आपके भारत में, है ना, आयोग, लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी, है ना, तो इसी के एक्ट के अंतर्गत हम लोग आपके, है ना, लोक सेवा आयोग, है ना, का गठन कब किए गए, आपके 1926 में, 1926 में किए गए। ये इसी एक्ट के अंतर्गत किए गए ना, एक्ट भले 1919 में आया है लेकिन इसी के अंतर्गत हम लोग बाद में किए हैं। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष थे आपके रोज बारकर, रोज बारकर। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये लोक सेवा आयोग किसके लिए था, भारत में आपके, ठीक है, प्रशासनिक सेवा के लिए। टोट डालो टोट डालो
ठीक है। तो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या किया कि पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत होगी। प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत है ना की गई, एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन की भी शुरुआत होंगे और पहली बार महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देंगे, है ना। एवं पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार, है ना, वोटिंग का अधिकार दिया गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हमको कौन से अधिनियम में दिखाई देता है, तो भारत शासन अधिनियम, है ना, 1919 या मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। दूसरा पॉइंट है क्या, पहली बार आपके महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देंगे। अभी भी देखो भारत के सभी जनता को अभी अधिकार नहीं मिला है। सभी जनता वोटिंग डालने का अधिकार कब मिलता है, 1950 के बाद, जब हमारा संविधान लागू होगा। ठीक है। उसके पहले तक अभी भी सभी जनता को है ना वोटिंग का अधिकार नहीं मिला। यहां भी आपके गिने चुने जो है ना उच्चस्थ जो लोग हैं उस समय के, जो राजनीति में थे, उन्हीं लोगों को क्या दिया गया था, वोटिंग का अधिकार दिया गया था, है ना। तो उसमें आपके अगर महिलाएं भी थे तो वो भी वोटिंग डाल सकते थे। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। उसके बाद आप देखो, इसके पहले हम लोग सांप्रदायिक निर्वाचन दिए थे, किसको, मुस्लिम वर्ग को। तो अब आपके यहां पास आपके अन्य वर्ग वाले भी अब आपके क्या मांगेंगे, अपने लिए आरक्षित क्षेत्र मांगेंगे। तो यहां हम क्या करेंगे, फिर से आपके सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करेंगे हम लोग अब। ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। ठीक है। किस किस वर्ग के लिए, तो मुस्लिम को तो पहले मिल गया था, अब आपके सिख, ठीक है, और ईसाई। ठीक है। सिख, ईसाई। उसके बाद आपके हैं आंग्ल भारतीय और आपके यूरोपी के लिए। एंग्लो इंडियंस को बोलते हैं, आंग्ल भारतीय एवं यूरोपियन या यूरोपियों के लिए। ठीक है। हम लोग विस्तार किए। फिर से समझिए आपके, इसके पहले 1909 में हम लोग किसके दिए थे, अलग से निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिम को। ठीक है। तो बाकी वर्ग अभी तो मांग करेंगे ना भाई, कि भाई हम भी तो अलग से हैं, हमारे लिए क्यों व्यवस्था नहीं है। तो फिर सिखों को दिया गया कि ठीक है आप अलग से क्षेत्र, है ना। अभी इस समय आपके देखो, जो ईसाई वर्ग आए थे अंग्रेजों के माध्यम से, अब ठीक ठाक इसकी संख्या हो गई थी, तो इसके लिए आपकी व्यवस्था किया गया अलग से ईसाई वर्ग के लिए। उसके बाद आपके आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय किसको बोलते हैं, हाँ, अगर कोई व्यक्ति जो आपके विदेश के थे, वेस्टर्न कंट्री वाले, खास करके इंग्लैंड के, तो यदि भारत में आकर के अगर यहीं के नागरिकता ले लिए हैं तो वो कहलाएंगे आंग्ल भारतीय। या उसके द्वारा किए गए बच्चे पैदा, मतलब अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड वाले हैं, अगर भारत के किसी है ना महिला या पुरुष के साथ शादी करेंगे और उससे जो बच्चा पैदा होंगे उसको भी क्या कहलाएंगे, आंग्ल भारतीय। ठीक है। तो उनको आपके अलग से व्यवस्था दी गई। ठीक है। और यूरोपियों के लिए जो अंग्रेज थे वो अपने लिए अलग से आरक्षित सीट रख लिए थे। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हो रहा है। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इतने सारे हम लोग काम किए हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूं इसको, क्या क्या किए हैं इस समय हम लोग ये। ठीक है। तो 1919 मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार, ये हम लोग किए थे। ठीक, इसका नाम ही है ना। मार्टेंगू कौन थे, भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। ठीक है। हाँ। तो सबसे पहला पॉइंट है, हम लोग केंद्र में द्विसदन की परिषद की स्थापना किए। ठीक है। तो द्विसदन के अंतर्गत आपके देखो, एक को राज्य परिषद बोला गया और दूसरे को विधान परिषद बोला गया, है ना, राज्य परिषद और विधान परिषद। यही आगे चल करके हमारा लोकसभा बनेगा और राज्यसभा बनेगा।
ठीक है, आगे चल करके। और यही दो प्रकार के आपके जो सदन है ये प्रांतों में भी लागू होंगे, जो बाद में राज्य बनेंगे। तो राज्य में भी आपके विधानसभा फिर आपके विधान परिषद बनेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके प्रांतों में फिर द्वैत शासन लागू किया गया ना, ये द्वैत है, द्वैत शासन। द्वैत शासन मतलब आपके दोहरी शासन व्यवस्था। क्या करते हैं, तो द्वैत शासन के अंतर्गत आपके आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय है ना, इनको हम लोग बांट दिए। तो आरक्षित विषय मतलब होता है जिसको अंग्रेज अपने अधीन रखे थे, और हस्तांतरित विषय मतलब वो जिसमें आपके भारतीय सदस्य शामिल थे, ठीक है। तो ये आपके जो विषय थे आरक्षित विषय आपके जो वायसराय उसके परिषद के पास थे, और ये आपके भारत परिषद के पास थे, ठीक है। सेना, पुलिस, राजस्व, विदेशी संबंध मतलब जो प्रमुख विषय है उनको बोला गया था आरक्षित विषय। क्योंकि देखो सेना के माध्यम से पूरा कंट्रोल कर सकते हैं देश को, पुलिस के माध्यम से जो लोग अत्याचार करेंगे या जो अंग्रेजों के खिलाफ जो भी काम करेंगे उसको क्या कर सकते थे, अंदर करवा सकते थे, ठीक है। राजस्व पूरा पैसा का मामला कौन रखते थे, अंग्रेज अपने पास रखते थे। विदेशी संबंध, ठीक है, ये भी आपके अंग्रेज अपने पास। हस्तांतरित विषय आपके क्या थे, सफाई वफाई करवाओ आप लोग करवाओ, भारतीय सदस्य जो लोग थे, ठीक है। दूसरा आपकी क्या है, शिक्षा की व्यवस्था आप लोग देखो किसको शिक्षा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है नहीं है वो आप लोग जाने, ठीक है। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन मतलब आपके ग्रामीण स्तर के जो शासन होते थे उस समय उसको बोलते थे स्थानीय स्वशासन, है ना। लोगों के अधिकार की बात हो रही कि नहीं हो रही, सुविधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, योजनाओं के माध्यम से लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस सारी चीजों को देखना आपके हस्तांतरित विषय थे, ठीक है। उसके बाद आपके है इसी समय हम लोग भारत में है ना अलग अलग है ना, हाँ कलेक्टर के पद के लिए, ठीक है, कि भारत स्तर पर भी आपके क्या हो परीक्षा वगैरह हो, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या किए, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है ना भारत स्तर पर। इसके पहले मैं बताया हूं कि पेपर कहाँ होता था, इंग्लैंड में होता था। उसके बाद आपके भारत में पेपर चालू हो गए, ठीक है। अब उसके लिए एक आयोग बनाए गए, ठीक है, उसका पेपर अब ये आयोग लेते थे, पहले इंग्लैंड में थे ये आयोग, तो ये लोक सेवा आयोग बनाया गया, ठीक है। इसके अध्यक्ष प्रथम थे कौन, रोज बारकर, ठीक है। इसका गठन किया गया 1926 में, ठीक है। अभी आपके केवल ये लोक सेवा आयोग नाम है, ध्यान रखेंगे। अभी जब हम लोग 1935 भारत शासन अधिनियम में जाएंगे तो वहां आपके संघीय लोक सेवा आयोग का गठन करेंगे। संघीय मतलब केंद्र सरकार के लिए, जिसको बोलते हैं यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं ना भाई। और राज्य स्तर के लिए आपके राज्य लोक सेवा आयोग बनेगा, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का सीजीपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी, ठीक है ना। इसको थोड़ा वो कर देते हैं, ठीक है। फिर आपके देखते हैं, चलिए है ना। नेक्स्ट आपके क्या किया, देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हो रही। अब तक के जितने भी निर्वाचन होते थे सब अप्रत्यक्ष थे, मतलब डायरेक्ट लोगों को वोटिंग डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। यहां से आपके चालू हो रहा है, लेकिन अभी भी ध्यान रखेंगे केवल कुछ लोगों को, नाम मात्रा 10% से भी कम लोगों को यहाँ क्या दी गई है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार दिया गया है। 10% के आसपास तो आपको आगे मिलेगा 1935 भारत शासन अधिनियम में, लगभग 10% के आसपास क्या कर सकते थे, वोटिंग डाल सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपके सांप्रदायिक निर्वाचन का पुनः विस्तार करेंगे, और ये होगा ही होगा, आप जानते हो भाई, जब एक वर्ग को आप ऊपर में दिए हो तो बाकी वर्ग वाले भी तो मांग करेंगे ना कि हमको भी क्या चाहिए, अलग से आरक्षित क्षेत्र चाहिए। हिंदू वर्ग भारत में सबसे अधिक है, तो हिंदू के लिए ऑलरेडी पूरा सीट पहले से ही था, जो सामान्य जो सीट है उसमें सभी लोग लड़ सकते थे। केवल आपके अलग अलग धर्म के आधार पर हम लोग बांट रहे हैं। सबसे पहले हम लोग मुस्लिम को दिए 1909 में, यहां हम लोग फिर किसको बढ़ा दिए, सिख को, फिर आपके ईसाई को, फिर आपके आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन इसको बोलते हैं ना, और उसके बाद आपके जो यूरोपीय आए थे, ठीक है, इनके लिए विस्तार किए गए। तो ये सारे व्यवस्था आपके हुए कब, भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। इधर का मैं बार बार बोल रहा हूँ 1909, 1919 और 1935, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनसे पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा नीचे आते हैं, जो लोग बाद में आए हैं इसको देखो। ठीक है, ये भारत परिषद अधिनियम 1909 यहां से हम लोग चालू किए हैं, है ना, ठीक। तो इसमें देखो इसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। मार्ले कौन थे, भारत सचिव थे, ठीक है। और मिंटो क्या थे,
इस समय के वायसराय थे, ठीक है। मिंटो, इसी के शासनकाल में आपके दिल्ली जो है राजधानी बना था, ठीक है। दिल्ली राजधानी बना है 1911 में। कलकत्ता था ना पहले राजधानी भारत का, वो आपके राजधानी चेंज किए गए। तो क्या क्या किए, देखो सबसे पहले आपके भारतीय सदस्यों की संख्या हम लोग बढ़ाए हैं, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। वायसराय के परिषद में पहली बार, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया, किसमें, वायसराय के परिषद में। इसके पहले वायसराय के परिषद में कोई भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। इसका नाम है एस.एन. सिन्हा, ठीक है। सत्येंद्र नाथ सिन्हा इसका है ना, हाँ सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ठीक है। और एक और एस.पी. सिन्हा आएंगे ना, सच्चिदानंद सिन्हा। एस.एन. सिन्हा एक और आएंगे बाद में, वो आपके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनेंगे, कल बताया था शायद आप लोग को, ठीक है। देखेंगे आगे। तो इसमें हम लोग जो सबसे मेन काम जो किए गए इस समय, वो ये है, आपको याद रखना है। पहली बार भारत में निर्वाचन, है ना, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत होंगे, मतलब मुस्लिम वर्ग के लिए अलग से हम लोग क्या करते हैं, निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करते हैं, और इस क्षेत्र में केवल मुस्लिम वर्ग ही क्या कर सकते थे, वोट डाल सकते थे, ठीक है। ये व्यवस्था हम लोग क्यों किए हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया था, 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, और इस विभाजन के अंतर्गत आपके एक, है ना, अलग से मुस्लिम का एक संगठन बना था, मुस्लिम संगठन, जिसको बोलते हैं आपके मुस्लिम लीग। भाई ये मुस्लिम जो वर्ग थे उनके आपके राजनीतिक संगठन थे ये मुस्लिम लीग। तो इन्हीं को खुश करने के लिए आपके ये की दिए थे हम लोग, मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए हम लोग क्या किए थे, ये निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किए थे अलग से, ठीक है। और यहां से हमारे जो देश है वो दो भागों में टूट गए। अच्छा एक चीज और समझना है कि अगर मुस्लिम लीग नहीं बनता तो आज पाकिस्तान भी नहीं बनता। तो एक प्रकार से पाकिस्तान की जो न्यू है यहां से चालू होती है, मुस्लिम लीग से, समझ में आ रहा है। और ये हो रहा है 1905 के विभाजन से। और 1905 जो बंगाल विभाजन हुआ था, इसको किया कौन था, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी व्यवस्था है 1909 का। आगे चले आप, ठीक है। आगे चलते हैं, आपके लास्ट है 1935 भारत शासन अधिनियम। इधर का लिख लिए यहां तक के, है ना। चलिए, कौन सा नंबर का है, 14 क्रम में, कौन सा 14 है ना। क्या नाम बोलेंगे इसको आपके, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन एक्ट 1935, 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। क्या क्या किए हम लोग, बहुत सारे काम किए इस समय, ठीक है। सबसे पहले देखो निर्वाचन क्षेत्र का फिर से यहां विस्तार करेंगे, ठीक है। जो आपके द्वैध शासन लागू किए गए थे केंद्र में, उसको हम लोग यहां क्या कहेंगे, समाप्त करेंगे, ठीक है। तो उसको आप लिखिए क्या क्या किए, तो प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त, प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर, यहां भी, ठीक है, विधानमंडल की स्थापना की गई, विधानमंडल की स्थापना की गई, ठीक है। और ये विधानमंडल अभी भी राज्यों में है। भाई राज्य के जो विधायक है उसको हम किस नाम से जानते हैं, विधानमंडल, यही बोलते हैं ना भाई। और इस विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो ये आप देखो यहाँ आपके बन चुके हैं विधान मंडल, ठीक है। इसकी गठन हम लोग किए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि देखो द्वैध शासन को हम लोग क्या करें, यहाँ से समाप्त कर दें, डायरकी इसको बोलते हैं। इसको लागू कब किए थे, 1919 में। समाप्त कब कर रहे हैं, 1935 में, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए आप। केंद्र में संघीय शासन की शुरुआत, ठीक है।
केंद्र में संघीय शासन की शुरुआत, है ना, या पूरा ओवरऑल है ये भारत के स्तर पर संघीय शासन की शुरुआत, है ना, जिसके तहत विषय और सूची का विभाजन करेंगे हम लोग, ठीक है, जिसके तहत सूचियों का, ठीक है, सूचियों का विभाजन किया गया, ठीक है, सूचियों का विभाजन किया गया। केंद्र में संघीय शासन की शुरुआत करेंगे और सूचियों को विभाजन, ठीक है। तो कितने प्रकार के सूची थे? 3 प्रकार के, इस समय हम लोग, है ना, एक्चुअल में स्टार्टिंग में, है ना, 2 ही प्रकार के सूची थे हमारे पास। संघ सूची, जिसमें कानून संघ बना सकता था केंद्र सरकार उस समय, है ना, जो केंद्र में शासन करते थे। और दूसरा आपके थे, उस समय की बात है ना, केंद्र है, दूसरा आपके थे प्रांत, इसको बोलते थे, वही राज्य नहीं बना था, इसको बोलते आपके प्रांत, ठीक है। तो प्रांत सूची, तो इस प्रकार से आपके 2 भागों में बांट दिए गए थे। हम लोग संघीय शासन व्यवस्था पढ़े ना, हम लोग 1935 भारत शासन अधिनियम से लिए हैं संघीय व्यवस्था, उस दिन पढ़ाया था स्रोत में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि केंद्र और राज्य के जो अधिकार क्षेत्र है उसको नियंत्रित कर दिया गया है। केंद्र अपने अधिकार क्षेत्र में कानून बना सकता है और राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में, ठीक है। दूसरा ये कि अपने अधिकार क्षेत्र से ये बाहर जाकर के कानून नहीं बना सकते हैं, इसी को बोलता है आपके संघीय शासन व्यवस्था, कि जब आपके केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र और अपने विषय सूची होते हैं जिसमें वो कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, इसको बोलते हैं संघीय शासन व्यवस्था। तो ये हम लोग किए सूचियों का विभाजन संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत, प्रांत और संघ के अंतर्गत, ठीक है। यही आपके आगे चल करके क्या बनेंगे? राज्य बनेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास समवर्ती सूची नहीं आया है, समवर्ती सूची को हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं, स्रोत पढ़े ना, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेंगे समवर्ती सूची, और बाद में हम लोग जोड़ेंगे अवशिष्ट सूची, ठीक है, उसको कहां से लिए हैं? कनाडा से, ठीक है। तो ऐसे आपके चलेगा ये। नेक्स्ट आते हैं आपके, इसमें क्या क्या किए, ठीक है, भारत शासन अधिनियम। और बताइए, संघीय शासन की व्यवस्था हो रहा है, तो इसमें हम लोग देखो, अब हम लोग आपके भारत में बर्मा जो है उसको अलग करेंगे, बर्मा या इसको बोलते हैं आपके म्यांमार, म्यांमार को भारत संघ से अलग किया गया, ठीक है। मतलब पहले आपके भारत के अधीन ही आते थे, कौन? बर्मा, जो अभी नया देश है, ठीक है। वर्मा है कि बर्मा है? बर्मा है ना, ठीक, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग कर दिए भारत संघ से, ठीक है। हाँ, जो लोग होंगे ऐसा है ना, नहीं लेना है, दिल से नहीं लेना है, ठीक है, दिमाग से लेना है इसको, ठीक है। तो बर्मा जो म्यांमार है उसको हम लोग भारत संघ से अलग कर गए। दूसरा आपके संघीय व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग संघीय न्यायालय की शुरुआत की है, ठीक है। और संघीय न्यायालय मतलब होता है आपके, देखो, सुप्रीम कोर्ट के जो कार्यकारी जो क्षेत्र है उसको नियंत्रित किया गया और हाई कोर्ट के जो कार्यकारी क्षेत्र है उसको नियंत्रित किया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार क्षेत्र है और हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र है दोनों को हम लोग पहले से बता दिए गए कि किसमें सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा और किसमें सुनवाई हाई कोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग के संघीय न्यायालय। दूसरा आपके हैं, अभी तक हमारे पास देखो बैंकों की व्यवस्था नहीं हुआ है, हुआ है क्या? पूरा भारत हम लोग अभी तक पढ़ लिए 1935 तक के, लेकिन हमारे पास अभी भी बैंक नहीं आया है, ठीक है। तो वित्तीय मामले के नियंत्रण के लिए, ठीक है, वित्त और जो है ना डेप्ट है, पूंजी बोल देंगे ना इसको, हाँ, मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए, ऐसा लिखो ना, मुद्रा एवं साख नियंत्रण, साख नियंत्रण के लिए पहली बार, ठीक है, केंद्रीय बैंक, ठीक है, केंद्रीय बैंक आरबीआई, केंद्रीय बैंक के नाम क्या है? आरबीआई है ना,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, का गठन 1935 में किया गया। हाँ तो यही तो गठन तो है, ठीक है, 1935 में किया गया, ठीक है। अब इसको आप भले टिप करके आप अलग से लिख सकते हो ना कि गठन हुआ कैसे ये, ठीक है। हाँ तो आरबीआई एक्ट हम लोग लाए थे, आरबीआई एक्ट 1934, है ना, के तहत, ठीक है। हिल्टन यंग है ना, यंग हिल्टन है कि हिल्टन यंग है, हिल्टन यंग, या ऐसा कोई बात नहीं है ना, साहू नुकेश भी कर सकते हो, नुकेश साहू भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत हुई ना है ना, कैसे, है ना। तो हिल्टन यंग समिति या कमेटी, समिति के सिफारिश पर, सिफारिश पर गठन किए गए, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या क्या समझे, इसको देखिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है ना, आरबीआई का गठन किस एक्ट के तहत हुआ है, तो 1934 आरबीआई एक्ट, ठीक है, इसके लिए आप अलग से बना है ना। अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। और गठन कब हुआ है, तो 1935 में ही हुआ है ना। लेकिन अगर आरबीआई एक्ट पूछेगा तो आरबीआई एक्ट 1934 है ये। इसके लिए आपके, है ना, जांच पड़ताल के लिए कमेटी बनाए थे हम लोग कि आरबीआई का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसका नाम था हिल्टन यंग, ठीक है, हिल्टन यंग कमेटी, ठीक है। इसी के सिफारिश के आधार पर हम लोग ये बनाए हैं। आगे चले, क्या हो गया भाई, नेक्स्ट आपा जी आपके, और क्या इसमें बच गए हैं, हाँ, लगभग 10% जनसंख्या को वोट का अधिकार दिया गया, ठीक है। अब तक लगभग मात्र 10% जनसंख्या को वोटिंग का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया, दिया गया, ठीक है। एवं, यहीं पास लिखेंगे, एवं सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार, है ना, कर, कौन कौन से वर्ग के लिए, तो सांप्रदायिक निर्वाचन के यहां हम लोग विस्तार करेंगे, ठीक है। और यहां हम लोग दलित, महिला, मजदूर, है ना, विस्तार कर दलित, महिला व मजदूर संघ, मजदूर संघ के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करेंगे, क्षेत्र की व्यवस्था की गई, ये ध्यान रखेंगे ना। तो क्या क्या बढ़ गया, ठीक है, वोटिंग का अधिकार कितना परसेंट बढ़ गया, 10%, है ना। अभी भी देखो मात्र 10% है, उस समय के, है ना, इस समय मतलब 1935 के आसपास भारत की जो जनसंख्या थी, ठीक है, लगभग लगभग शायद 35 या 40 करोड़ के आसपास थे उस समय, है ना, या 30 करोड़ मान के चलो, तो उसमें भी केवल 10% लोग वोटिंग दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा है कि देखो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत 1909 में हो चुका था, तो जाहिर सी बात है कोई चीज अगर होता है तो देखा सीखी में मांग तो करेंगे। सबसे पहले आपके मुस्लिमों को दिया गया, बाद में आपके फिर सिख मांग किए गए, आंग्ल भारतीय मांग किए गए, ईसाई मांग किए गए, अब आपके ये लोग पीछे थोड़ी ना रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसका तो प्रणेता उस समय कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो इन्होंने आपके देखो 1930, 31, ठीक है, और आपके ये 32, इसमें आपके 3 क्या हुआ था, गोलमेज
सम्मेलन हुआ था, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं। तो इस सम्मेलन में आपके अंग्रेज अधिकारी के सामने, है ना, जो अंबेडकर उन्होंने मांग किए थे कि भाई बाकी सब वर्ग वाले को दे रहे हो, दलितों को क्या होगा, आप हमारे लिए भी अलग से व्यवस्था करो। तो गांधी जी जो आपके इसके विरोध में आपके अनशन में थे, ठीक है, यहाँ कहाँ, कौन से जेल में, यरवदा जेल में, ठीक है। गांधी जी आपके ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में इसको भी बुलाए गए थे, किसको, गांधी जी को भी बुलाए गए थे, है ना, ठीक है। एक मिनट, है ना, हाँ सर, हाँ हाँ ठीक है ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक, ठीक है। देखो, तीन गोलक सम्मेलन हुआ था, उसमें आपके कांग्रेस को भी बुलाया गया था, ठीक है। तो इसमें आपके कांग्रेस एक ही में भाग लिए थे और उसके प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ही गए थे एक में, ठीक है। और उसमें आपके गए थे तो आपके देखो ये पहले ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे अंबेडकर। तो इनके द्वारा मांग किया गया था कि भाई बाकी वर्ग को लोग जब आप सुविधा दिए हैं निर्वाचन क्षेत्र का, तो हमको भी सुविधा मिलना चाहिए, और ये भी मांग जायज है, ठीक है। लेकिन गांधी जी का ये कहना था कि भाई देखो, अंग्रेजों ने लिया तो लिया, सॉरी, मुस्लिम ने लिया तो लिया, बाद में अन्य वाले भी ले लिए, तुम भी ऐसे लोगे तो ऐसे ऐसे तो फिर बढ़ गए, फिर हम लोग सब के सब, फिर भारत कहाँ से बनने वाला है, इनको भी अलग चाहिए, तुमको भी अलग चाहिए, तुमको भी अलग चाहिए, फिर कौन से भारत बनाएंगे हम लोग। तो बोला कि आपको हम अलग से नहीं देंगे, जो सामान्य क्षेत्र है में उस क्षेत्रों में हम अलग से क्या करेंगे, आपके लिए आरक्षित सीट करेंगे, जो सामान्य क्षेत्र में उसमें हम लोग अलग से सीट आरक्षित करेंगे, ये बोला गया। देखो पहले क्या वाला था, पहले आपके जैसे मान के चलो आपके ये कोई एरिया है, ठीक है, इसमें आपके ये चार्ट है ये, ठीक है। अब यहाँ आपके मुस्लिम अधिक है, यहाँ भी मुस्लिम अधिक है, तो इनको दोनों को सीट को आरक्षित कर देते थे, ठीक है। और इस क्षेत्र में आपके सीट भी आरक्षित, और इसी वर्ग के व्यक्ति क्या दे पाते थे, वोटिंग दे पाते थे, ठीक है। अब आपके देखो दलित मान के चलो आपके यहाँ भी आपकी कुछ मात्रा में दलित है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बोला गया कि इसको तुम ले लोगे, इसको भी ले लोगे, इसको भी ले लोगे, फिर तो आपकी ये भारत बनेगी नहीं। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते कि जिस क्षेत्र में आपके वर्ग विशेष वाले ज्यादा है उस क्षेत्र के लिए आपके लिए सीट आरक्षित करेंगे, लेकिन वोटिंग सबके सब डालेंगे। जैसे अभी वर्तमान में आपके जांजगीर चांपा जानते हैं, छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा आपके क्या है, संसदीय क्षेत्र है, वो आपके आरक्षित क्षेत्र है, किसके लिए, एससी वर्ग के लिए, जानते कि नहीं जानते हैं। वहां आपके वोटिंग सबके सब डाल सकते हैं, लेकिन चुनाव में खड़ा कौन होगा, केवल एससी वर्ग वाले ही खड़े होंगे। पहले क्या होता था, पहले आपके एससी वर्ग वाले खड़े होंगे और वोटिंग भी एससी वर्ग वाले डालते थे, मतलब ऐसा व्यवस्था मांग कर रहे थे कौन, अंबेडकर, क्योंकि ऐसी व्यवस्था किसको मिला था इसके पहले, मुस्लिमों को मिला था, समझ में आ रहा है। तो उसको चेंज करके फिर गांधी जी ने बोला कि ऐसे हम करेंगे कि सामान्य क्षेत्र में आपको जहां की जनसंख्या आपकी अधिक है, हम वहां आपके लिए सीट आरक्षित करेंगे, ठीक है। और यही व्यवस्था आपके बाद में किया गया, ठीक है। ढकेलिए, कोई लगा दिए क्या, नहीं बाहर से नहीं लगा है, इससे ढकेल, हाँ 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 ठीक ठीक, आइए बैठो, ठीक है। तो ये हम लोग व्यवस्था किए, इसको कहते हैं अपन, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे ना, यहाँ पास आपके देखो इनका विस्तार हो चुका है, महिला है ना। अच्छा देखो, अब महिला वर्ग अभी थोड़ी ना पीछे रहेंगे भाई, आधे आबादी अगर महिलाओं का है पूरे किसी भी देश में, तो वो लोग थोड़ी ना बोलेंगे कि हम लोग को अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए, उनका भी अधिकार आपको दिया गया, ठीक है। और मजदूर संघ, तो उस समय आपके बहुत छोटे छोटे मजदूर संघ हुआ करते थे, उनके द्वारा भी आपके ये मांग किए गए, ठीक है। और एक आध देख लेते हैं इसमें और क्या क्या व्यवस्था हम लोग किए गए, ठीक है। संघी शासन के अंतर्गत हम लोग देशी रियासतों को शामिल किए गए, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, एक पॉइंट लास्ट लिख लेना, ये मिट गया क्या ये, ठीक है। एक लास्ट आप लिखेंगे कि देश में लिखित संविधान का यहां भी कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है। इस एक्ट में भी लिखित संविधान, है ना, मतलब इस अधिनियम में भी लिखित संविधान का कोई प्रावधान नहीं था, कोई प्रावधान नहीं था, नहीं था, ठीक है। तो यहां तक क्या आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया आपके भारत शासन अधिनियम 1935। एक लास्ट लिख लीजिए आपके 1947, जिसको एक्चुअल में लिखाता नहीं, लेकिन हाँ लिख लीजिए उसको, ठीक है। आजाद जो होंगे आपके भारत
क्या है वो आपके 1947, कहाँ गया आपके, 1 मिनट है ना। एक्चुअल में कोई खास फैक्ट नहीं है, दिख नहीं रहा है यहाँ पास, है ना। 1947 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत आपके उस अधिनियम को, ठीक है, माउंटबेटन योजना के माध्यम से लागू किए गए थे, है ना। माउंटबेटन कौन थे, भारत के अंतिम वायसराय थे, ठीक है, उनके द्वारा वो योजना प्रस्तुत किए गए थे, ठीक है। देखो बहुत सारे आपकी व्यवस्था की गई थी कि भारत का विभाजन ना हो, लेकिन अंततः आपके बात नहीं बनी, तब जाकर के आपके माउंटबेटन योजना के तहत आपके भारत विभाजन का आपके प्रस्ताव रखे गए। तो माउंटबेटन योजना को फिर आपके इंग्लैंड के जो सरकार हैं वहां आपके प्रस्ताव पारित किए गए संसद में, और भारत विभाजन प्रस्ताव लाए गए 1947, ठीक है। और इस विभाजन के अंतर्गत 2-3 काम किए गए प्रमुख। सबसे पहला काम था, 2 आपके डोमिनियन स्टेट की व्यवस्था की गई, ठीक है। डोमिनियन स्टेट मतलब होता है आपके एक पाकिस्तान और एक भारत, ठीक है, जो हमारा पूरा क्षेत्र था उसको 2 भागों में बांट दिए गए। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि आंतरिक रूप से जो स्वतंत्र रहेंगे भारत और पाकिस्तान, लेकिन आपके औपचारिक रूप से अभी भी इंग्लैंड के अधीन रहेंगे, ऐसा बोला गया था। कब तक रहेंगे, जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता। तो हम लोग आपके 1947 से 1950 तक के डोमिनियन स्टेट, है ना, डोमिनियन राज्य, गणराज्य जिसको बोलते हैं, के रूप में हम लोग थे। बाद में हम लोग 1950 में हम लोग गणराज्य बने हैं, ठीक है। तो 2 राज्य की स्थापना, 2 आपके देश की स्थापना की गई, एक पाकिस्तान और एक भारत, ठीक है। और बहुत सारे इसमें छोटे छोटे क्या थे, देसी रियासत थे। तो उन देसी रियासतों के लिए व्यवस्था की गई कि वे देसी रियासत चाहे तो भारत संघ में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान संघ में जाकर के शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे आपकी व्यवस्था किए गए थे उसमें, ठीक है। तो उसे लिख लीजिए आप लोग, चलिए, ठीक है। इसका क्या है नाम, लास्ट 15 है ना। इसको बोलते हैं आपके भारत स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्रता एक्ट अधिनियम 1947, ठीक है, जिसके द्वारा आपके भारत आजाद हुआ है, ठीक है। यहां लिखेंगे यह अधिनियम, यह एक्ट माउंटबेटन योजना, योजना के प्रस्ताव से, ठीक है, के प्रस्ताव से आया था, है ना। तो देखो माउंटबेटन योजना मतलब होता है कि इन्होंने भारत विभाजन का प्रस्ताव यही रखे थे, ठीक है। और उस प्रस्ताव को ये ब्रिटेन भेजे, ब्रिटेन के संसद में जब पारित हुआ तब जाकर के यहां ला करके इसको लागू करवाए थे, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, प्रस्ताव से आया है। दूसरा आपके इसके तहत 2 अधिशासी राज्य, जिसको बोलते हैं ना डोमेनियन स्टेट, डोमेनियन स्टेट, है ना, इसको बोलते हैं आपके अधिशासी राज्य, अधिशासी राज्य, ठीक लिखा है, के वाला सा रहेगा, है ना। डोमिनियन स्टेट की स्थापना की गई, ठीक है। कौन कौन से डोमिनियन स्टेट, तो पाकिस्तान और इंडिया। इसका मतलब क्या होता है, डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि आंतरिक मामले में या प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र तो हो चुके थे, लेकिन अभी भी औपचारिक रूप से किसके अधीन रहेंगे, है ना, ब्रिटिश शासन के अधीन काम करेंगे या ब्रिटिश शासन के अधीन काम करेंगे औपचारिक रूप से, ठीक है। कब तक, जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें और क्या किए, देसी रियासतों को, देसी रियासतों
को, ठीक है, देशी रियासतों को, ठीक है, कोई भी संघ, है ना, या कोई भी स्टेट लिखो, कोई भी स्टेट मतलब पाकिस्तान हो चाहे भारत में शामिल होने का अधिकार था, मतलब इसकी स्वायत्तता दी गई थी, शामिल होने की स्वायत्तता, स्वायत्तता दी गई। मतलब यह है कि वो चाहे तो पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हैं, चाहे तो वो इंडिया में भी शामिल हो सकते थे, ठीक है। और इस समय हमारे पास लगभग 565 देशी रियासत थी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कल मैं देशी रियासत के बारे में थोड़ा बता देंगे आपका। 3 जो देशी रियासत है जो भारत संघ में शामिल नहीं हो रहे थे, कौन कौन? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। उसके बारे में थोड़ा कहानी सुनेंगे, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत है ना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, है ना, योजना किसने बनाया था अगर बोलेंगे तो माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय, ठीक है। डोमिनियन स्टेट का मतलब समझ लिया आप लोग, ठीक है, कि पूर्ण रूप से अभी हम लोग क्या नहीं हुए, स्वतंत्र नहीं हुए, अभी भी हम लोग, ठीक है, ब्रिटेन के संसद के अधीन है, ठीक है। चलो ठीक, थैंक यू फिर, ठीक है।